हेलो। देखिए, जो सूचनाएं आयोग से मिल रही भाई बता दिया जाए। आपका पहले, अब जो आज की स्थिति है, पहले भाई पीसीएसजे की वैकेंसी आएगी और उसके बाद एपीओ की वैकेंसी आएगी, जो आज मैंने सूचना मिली है। और आपका हो सकता है कि दिसंबर लास्ट नहीं तो जनवरी फर्स्ट वीक तक चांस है। और आपका ये भी याद रखिए, जब पीसीएसजे की वैकेंसी आती है तो 2 से 3 माह में प्री होता है, माने 2 माह से अधिक किसी भी हाल में आयोग नहीं देता, 2 2.5 माह या अधिकतम 3 माह। तो अब समय आ गया है कि शेड्यूल को सही किया जाए, आपका पढ़ाने वाला थोड़ा, और तीनों सब्जेक्ट चले। और लास्ट में जो एक सब्जेक्ट चलेगा वह भाई स्पीड से चलेगा, यानी कि आपका एक यूपी का लोकल लगातार चला जाए और माइनर दोनों मिला के। छोटे छोटे जो मेंस में है ये आपका पहले पीरियड में, कॉन्स्टिट्यूशन आपका है तो 2 3 माह लाख तेजी लाइए लग ही जाएगा। तो प्रयास ये करना है कि प्री के पहले तक संविधान को निपटाया जाए। और जो तीसरा सब्जेक्ट चलेगा थोड़ा स्पीड में चलेगा, ताकि उसमें आपका 2 3 सब्जेक्ट जो बचे हैं, जो अभी पढ़ाए नहीं गए हैं, उसको भी भाई एक बार निकाल दिया जाए। यानी कि आपका ये अभी जो शेड्यूल चल ही रहा है, तो 1 2 दिन में और हम सही करेंगे शेड्यूल को। क्योंकि अब समय आ गया है कि जितना आप पढ़े हैं, अब वैकेंसी का इंतजार नहीं करना है। वो आएगी तो मान के चलिए कि 2 2.5 से 3 माह में फ्री हो के रहेगा। और सभी परीक्षाएं रोक कर अब पहले जे कराया जाता है, ये इतिहास रहा है। अगर पिछली बार कोई दिया हो तो जान सकता है। तो आपका शेड्यूल थोड़ा 1 2 दिन में हम बताते हैं। आपका प्रयास ये करना है कि भाई मेंस का भी चलता रहे और प्री का भी चलता रहे, दोनों में आपका बैलेंस बना रहे। तो आइए, अर्बन प्लानिंग चल रही थी, इसको आपका जल्दी समाप्त किया जाए और आपका नया एक छोटा छोटा जो कानून है मेंस के लिए, उसको भाई पढ़ाते रहा जाए, 10 10 दिन लगेगा, और उसको लिखवाते भी रहा जाए, ताकि आपका उस समय तक आपका कंप्लीट हो जाए, यानी कि एग्जाम होते होते आपका कंप्लीट हो जाए कोर्स भाई। तो जो लोग, हाँ, जीएस का भी क्लास भाई सुबह चल ही रहा है। आपका साइंस शाम को आपका बृहस्पतिवार से हिस्ट्री का क्लास लगेगा, फिर एक बार बताया जाए। और जो लोग आप दोनों टाइम नहीं आ सकते, ये सभी क्लासेज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलते हैं। तो आप चाहें तो घर बैठे भी आपका पढ़ सकते हैं जीएस भी। तो आपका ऑफलाइन की फीस 3 हजार है भाई, साइंस की भी और हिस्ट्री की भी। ऑनलाइन की फीस 2 हजार है। तो जो लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, आपका मैंने फीस जमा करके और उस बैच में जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि भाई जीएस भी काफ़ी महत्वपूर्ण है यूपी में। तो साइंस और हिस्ट्री चल रहा है, इसमें से कोई एक खत्म होगा तो तुरंत जाग्रफी लगवाया जाएगा। तो जिनको पढ़ना हो बता देगा, आपका बृहस्पतिवार से चलेगा क्लास। यानी कि आपका हिस्ट्री का शाम को चलेगा, क्योंकि सुबह 1 बज जा रहा है, तो सुबह अब 1 से 2 संभव नहीं है, क्योंकि लोग खाना वाना भी खाएंगे, दिन भर तो पढ़ेंगे नहीं। तो आइए देखिए, आपका अर्बन प्लानिंग चल रहा था, और इसमें आपका देखिए, प्री के बाद एक बार और बता दिया जाए, ये जो छोटे छोटे कानून हैं, एक और सूचना कि ये एक बार में पढ़ने से समझ में नहीं आते ज़्यादा। इसको जब यूपी जे प्री हो जाएगा, तो अभी तो हम पूरा पढ़ा रहे हैं ज़्यादा, तो चूंकि ये जेस का भी कुछ कवर हो, लेकिन उसके बाद फिर एक बार हम इसको पढ़ाएंगे। और वहाँ ये करेंगे कि 10 से 12 क्वेश्चन सेलेक्ट करके और उसी को फिर से आपका मैंने एक बार लेक्चर दे दिया जाएगा, नोट्स रहेगा ही। तो उसका फायदा ये रहेगा कि आपका प्री के पहले एक बार हो जाएगा लोकल,
और एक बार मेंस के बाद। मैंने आपका मान के चलिए एक हफ्ता लगेगा 10-10 क्वेश्चन बताने में, बहुत ज़्यादा एक हफ्ता लगेगा। तो अभी लिखवा जाएगा 15-15 लगभग 20-20, लेकिन उस समय उसमें से छांट कर 10-10 12-12 क्वेश्चन हम छटवा देंगे। देखिए आपका जो अर्बन प्लानिंग में बताया जा रहा था वह 26 ए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो आपका पब्लिक लैंड है यानी कि सार्वजनिक भूमि में है, अगर उस पर कोई ट्रेसपास किया है या जबरदस्ती कब्जा कर लिया, अतिक्रमण कर लिया यानी कि ट्रेसपास कर लिया या अवरोध कोई खड़ा कर दिया, तो उस अवरोध को कैसे हटाया जाएगा। यहाँ एक अलग से भी मैं क्वेश्चन बनाया था कि अगर जो कमजोर वर्ग के लोग हैं यानी कि इसका कमजोर वर्ग के लोग हैं, वीकर आपका सेक्शन के लोग हैं, तो ऐसी दशा में अगर वह किसी विकास प्राधिकरण की जमीन पर अतिक्रमण कर लिए हैं तो उनको हटाने से पहले आपका सतर्क रहिए, या तो वैकल्पिक भूमि दी जाएगी यानी कि कहीं और भूमि दिया जाए या आवास की व्यवस्था की जाए। और कमजोर वर्ग के लोग कौन माने जाएंगे ये भी हम बताए थे। ये जो सेक्शन था काफ़ी बड़ा था और ये सेक्शन आपका पिछले लेक्चर में पूरा बता दिया गया है। अब आइए इसके बाद जो आपको पढ़ना है, मैंने इधर आपका कह सकते हैं कि वह जो पढ़ना है सेक्शन 27 पढ़ना है, भवन ध्वस्त करने का आदेश। देखिए यहाँ से आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन का पहले मॉडल बना लिया जाए। प्रश्न ये बनता है कि उन दशाओं का वर्णन करिए जिसमें किसी भवन को ध्वस्त करने अर्थात गिराने का आदेश आपका विकास प्राधिकरण द्वारा दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन अच्छा बनता है और कई बार मेंस में बना भी है। फिर एक बार देखिए, यानी कि भवन को कब डिमोलेलाइज किया जाएगा, यानी कि कब गिरा दिया जाएगा, कब ध्वस्त किया जाएगा, यानी कि कब उसे तोड़ फोड़ दिया जाएगा। तो ऐसी दशा में आप लोग भी जानते हैं कि अगर महायोजना के विपरीत कोई भवन बना है, या पहले सामान्य बातें देखिए तब आपका लीगल पॉइंट आते हैं। 27 भाई अच्छे से तैयार रखना है और अलग अलग तोड़कर इसको पढ़ना है। वैसे बहुत लंबा दिया है, वाक्य लंबे लंबे, लेकिन इसको हम लिखवाते समय तोड़कर ही लिखवाएंगे क्योंकि उतना 15-20 लाइन का आप लिख नहीं सकते एक बार में। तो अगर कोई व्यक्ति महायोजना का उल्लंघन किया, क्षेत्रीय विकास योजना का उल्लंघन किया, बिना अनुमति के ही मकान बनवा लिया या अनुमति दी गई थी और अनुमति में कंडीशन लगाई गई थी, उस कंडीशन का उल्लंघन करके मकान बनवा लिया, या अनुमति तो पाया लेकिन जिस प्रारूप में यानी कि जिस मॉडल में, अर्थात इसका मतलब अनुमति के तहत जो नक्शा पास हुआ था, वह व्यक्ति अपना जो मकान या भवन बनाया उस नक्शे के विपरीत बनाया। जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण कंगना रनौत का देख सकते हैं, जहाँ की बॉम्बे के आपका नगर निगम ने क्या मैंने वहाँ के म्यूनिसिपैलिटी ने क्या किया कि उनको 2 घंटे पहले सूचना देकर और तत्काल जो वह मॉडल के विपरीत अपने घर में सुधार की थी तुरंत गिरा दिया। तो उच्च न्यायालय ने ये माना कि भाई 1-2 घंटा पहले आप सूचना दे रहे हैं, ये सूचना उचित नहीं मानी जाएगी। आप सूचना कुछ समय के पहले दीजिए, ये नहीं कि 1 मिनट पहले जाकर नोटिस थमाया और बुलडोजर लेकर खड़ा है तुरंत तोड़ दिया। अतः बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस कार्य को अवैध माना और उनको आपका सरकार से मुआवजा दिलवाया, इसमें शक नहीं है।
तो आखिर कब भवन ध्वस्त करने का आदेश दिया जाएगा और उसकी प्रक्रिया क्या है? अब एक एक करके देखिए। तो कैसे उत्तर आप लिखेंगे? उत्तर देखिए भाई। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 में भवन ध्वस्त करने का आदेश देने के बारे में प्रावधान किया गया है, जो निम्नलिखित है। यानी कि पहले सेक्शन दिखा दीजिए और उसके बाद आपका क्लाज 1 हम देखते हैं। देखिए क्लाज 1 काफी लंबा है। जब भी इसको आप लिखिए भी पढ़िए भी तो तोड़ तोड़ कर पढ़िए। देखिए कई शब्दों को कैसे मैं अलग कर रहा हूँ वाक्यों को भाई। जहाँ विकास क्षेत्र के संबंध में कोई विकास महायोजना या आंचलिक विकास योजना, आंचलिक माने जोनल क्षेत्रीय, के उल्लंघन में या धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति, अनुमोदन या मंजूरी के बिना या किन्हीं शर्तों के जिनके अधीन रहते हुए ऐसी अनुमति या अनुमोदन या मंजूरी प्रदान की गई थी, उल्लंघन में प्रारंभ किया गया है या किया जा रहा है, किया गया, उल्लंघन में प्रारंभ किया गया है यानी कि पहले से काम हो रहा है, या किया जा रहा है मैंने शुरू कर दिया, शुरू हो रहा है, अथवा पूरा किया गया है यानी कि इसका मतलब या तो मकान निर्माण अब शुरुआत कर रहे हैं या मकान का निर्माण बीच में है, या किया जा चुका है मतलब कि पूरा मकान बनकर क्या हो गया है, तैयार। तो तीनों दशाओं में पहले इतना आपका तोड़ना है और आपका ये है कि भवन ध्वस्तीकरण का आदेश कब किया जा सकता है। तो अगर किसी भवन को क्या किया गया है, आपका विकास, कोई विकास यानी कि किसी विकास क्षेत्र में, तो तुरंत सेक्शन 3 अप्लाई करना है कि विकास क्षेत्र की परिभाषा वन विकास क्षेत्र की घोषणा किस धारा में की जाती है, 3 में, और कौन करती है, राज्य सरकार। यानी कि जिस क्षेत्र को सेक्शन 3 के तहत स्टेट गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट एरिया घोषित किया है, अगर उस क्षेत्र में कोई जो डेवलपमेंट या विकास है वह किसके किसके उल्लंघन में किया जा रहा है, तो पहला किसके उल्लंघन में, महायोजना। तो पहला ध्वस्तीकरण का आधार क्या हुआ, अब यही आधार रटने हैं कि किसी व्यक्ति ने महायोजना का क्या किया है, वायलेशन या उल्लंघन। दूसरा आपका क्षेत्रीय विकास योजना, जोनल जो प्लान बनाया गया था उसका उल्लंघन करके मकान बनवा लिया। तीसरा धारा 14 में उसे अनुमति लेकर मकान बनाना चाहिए और अनुमति के बिना ही वह अपना मकान बना लिया, तो सेक्शन 14 का क्या किया, उल्लंघन माने बिना अनुमति। या अनुच्छेद 14 में अनुमत तो लिया लेकिन अनुमत में जो निबंधन और शर्तें लगी थी उन शर्तों का क्या किया है, उल्लंघन, और उल्लंघन करके कह सकते हैं कि अपना मकान बनाया। यानी कि मंजूरी या अनुमति या अनुमोदन मिल गया लेकिन जिस मॉडल के आधार पर उसे अनुमति दी गई थी उस मॉडल के विपरीत वह अपना मकान बनवाया है या उसका कुछ हिस्सा बनवाया है, तो ऐसी दशा में उसके भवन को ध्वस्त करने का आर्डर दिया जा सकता है। तो पहला पॉइंट ये अलग लिख लेना है मेंस में। और कितने आधार हो गए, 4। तो भवन भवन किसी भवन को ध्वस्त करने के कितने आधार हो गए, 4। तो भाई फिर एक बार प्रयास करिए रटने का। पहला आधार क्या है, महायोजना का उल्लंघन किया गया। दूसरा आधार क्षेत्रीय योजना का। तीसरा आधार बिना अनुमति के। चौथा आधार अनुमति ली गई, मंजूरी ली गई लेकिन मंजूरी में दिए गए टर्म्स एंड कंडीशन का क्या किया गया, वायलेशन। तो ये प्रयास करिए कि भाई चारों याद हो जाए। अब आगे देखिए,
इसको अलग कर लेना है वाक्य को। देखिए लाइन बाय लाइन हम पढ़ा रहे हैं लेकिन अलग भी हम करवाते जा रहे हैं। अगला देखिए उल्लंघन, हाँ, वहाँ धारा 26 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपाध्यक्ष इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त प्राधिकरण का अधिकारी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ध्वस्तीकरण का आदेश कौन दे सकता है, या तो डिप्टी चेयरमैन यानी कि उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण का, या उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अथराइज कोई अन्य अधिकारी। तो दूसरा पॉइंट ये आया कि कौन भवन ध्वस्त करने का आदेश दे सकता है, यानी कि शो काज नोटिस पहले जारी होगी। तो शो काज नोटिस कौन जारी करेगा, कर सकता है उपाध्यक्ष, या उपाध्यक्ष द्वारा अथराइज कोई अन्य अधिकारी। अगला शब्द देखिए, यह निर्देश देते हुए, डायरेक्शन देते हुए आदेश दे सकेगा, आर्डर दे सकेगा कि ऐसा विकास कार्य उसके स्वामी द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा जिसके अनुरोध पर विकास कार्य प्रारंभ किया गया है या किया जा रहा है या पूरा किया गया है, उस तिथि से जिसको हटाने के आदेश की प्रतिलिपि उसके लिए कारणों के संक्षिप्त कथन के साथ स्वामी या उस व्यक्ति को जैसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए प्रदान की गई हो, ऐसी अवधि के भीतर जो 15 दिन से कम और 40 दिनों से अधिक न होगी, स्वामी या व्यक्ति से ध्वस्तीकरण या गिराकर या अन्यथा द्वारा हटाया जाएगा, और आदेश का अनुपालन करने में असफल रहने पर। तो पहले इतना देखिए, यानी कि उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसे भवन के स्वामी को या जिसके आदेश पर भवन बना है सो काज नोटिस जारी करेगा, अर्थात ये आदेशित करेगा नोटिस जारी करके कि आप जिस दिन नोटिस आपको तामील हुई है उसके कितने दिन से कितने दिन के बीच में, 15 दिन के बाद लेकिन कितने दिन के पहले, भाई रटे रहे, कितने दिन के बाद 15 दिन, लेकिन कितने दिन के अंदर 40 दिन के अंदर आप या तो अपना मकान स्वतः क्या कर लीजिए, ध्वस्त कर लीजिए, गिरा लीजिए, या सामान उमान है ईंट बालू तो सब क्या करिए, हटा कर ले जाइए। और अगर इस समय, भाई फिर याद रखिए कौन ये आदेश दिया है, उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य। समय याद रखिएगा, नोटिस तामील के कितने दिन के बाद कहा जाएगा, 15 दिन के बाद, लेकिन 40 दिन के पहले। तो हटाने का आदेश दिया गया। अगर ऐसा व्यक्ति फिर भी विकास को नहीं हटाता, इसका मतलब ये हुआ कि विकास प्रारंभ रखता है, कार्य प्रारंभ रखता है, तो किया जाएगा। तो अब आपका कौन हटावा सकेगा, तो उपाध्यक्ष या ऐसा अधिकारी प्रमाणित कर दे कि आदेश के बावजूद भी ये अपना विकास कार्य अपना भवन ध्वस्त नहीं किए हैं, तो अब ये लोग आदेश देंगे और खुद ही भवन ध्वस्त कर देंगे। यानी कि विकास प्राधिकरण बुलडोजर लेकर जाएगा और भवन को क्या करेगा, गिरा देगा। और गिराएगा ही नहीं, आपका पैसा भी वसूलेगा। यानी कि जितना खर्चा भवन ध्वस्तीकरण में लगा है, विकास प्राधिकरण उसे वसूल करने का हकदार होगा। तो एक लाइन और इसमें लिखना है कि वसूली किस प्रक्रिया द्वारा होगी, तो जिस प्रक्रिया द्वारा रेवेन्यू वसूला जाता है, यानी कि भू राजस्व वसूला जाता है। और इसके लिए क्या सिविल न्यायालय में कोई मुकदमा फाइल किया जाएगा कि नहीं? नहीं। तो फिर एक बार पूरी कहानी समझिए। परंतु के आपका
परंतु भी बता दिया जाए, तब फिर पूरा बेयरेक्ट एक बार अपनी भाषा में बताते हैं। परंतु यह कि कोई ऐसा आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक स्वामी या संबंधित व्यक्ति को यह दर्शाने का उचित अवसर प्रदान न किया गया हो कि ऐसा आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर जो ये आडि अल्ट्रम पर्टम है, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी क्या है, सुनो है। तो दूसरे पक्षकार को सुनो में ही कंगना रनौत का मामला फंस गया था। भाई ये कहा गया है कानून द्वारा कि जब आप सेक्शन 27 के तहत भवन को ध्वस्त करने या गिराने का आदेश देते हैं तो उसके पहले स्वामी, माने भवन के स्वामी या जो अधिभोगी है या जो उसका मालिक है, उसे कम से कम युक्त यानी कि रेनेबल यानी कि उचित सुनवाई का मौका दीजिए, समय दीजिए। तो भाई कंगना रनौत के मामले में सुबह नोटिस थमाई गई और 2-3 घंटे बाद जाकर क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। तो आपका बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि ये युक्त समय नहीं दिया गया, सुना अच्छे से नहीं गया, ये नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन करके इनके भवन को तोड़ दिया गया। अतः ऐसी दशा में प्राधिकरण क्या दे, मुआवजा। मुआवजा दिलवाया था भाई हाई कोर्ट ने। फिर एक बार देखिए आपका, अब पूरी कहानी भवन ध्वस्त याद कर लीजिए। यानी कि बेयरेक्ट की भाषा भाई लिखना संभव नहीं है, इतना आप दिमाग में बैठाए रहिए कि अगर भवन ध्वस्तीकरण की कार्यवाही आती है तो अपनी भाषा में भी कैसे हम लिखें। देखिए मैं बता रहा हूँ, जब भी एक क्वेश्चन आए तो फिर हम एक बार लास्ट में इसका समरी बता रहे हैं कैसे लिखना है। ये उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत भवन ध्वस्त करने का आदेश देने के बारे में उपबंध किया गया है जो निम्नलिखित है। इसके बाद खंड वाइज पैराग्राफ चेंज करके 1 में लिखिएगा कि भवन ध्वस्त करने का आदेश तब दिया जा सकता है जब विकास क्षेत्र में कोई विकास महायोजना का उल्लंघन करके या क्षेत्रीय विकास योजना का उल्लंघन करके या सेक्शन 14 के तहत अनुमति के बिना या अनुमति से ही किया जा रहा है, लेकिन अनुमति या मंजूरी की शर्तों या निबंधनों का उल्लंघन करके किया जा रहा है। या तो प्रारंभ किया जा रहा है या कार्य किया जा रहा है या किया जा चुका है। ये पहला पॉइंट। फिर पैराग्राफ चेंज कर लेना है। उपर्युक्त दशाओं में विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी यह निर्देश देते हुए आदेश दे सकेगा कि ऐसे भवन को आपका सूचना तामील के 30 से 15 दिन के बाद किंतु 40 दिनों के पूर्व आपका गिरा दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए। तो किसको आदेश देगा, इसी में जोड़ लेना है भवन स्वामी को। इसके बाद आपका, इसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज कर लेना है कि यदि ऐसे आदेश का पालन करने में भवन स्वामी असफल रहता है तो विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी स्वतः भवन को गिरवा सकेगा और इस गिरवाने में लगे खर्चे को भू राजस्व के तहत, माने भू राजस्व की वसूली की तरह भवन स्वामी से वसूला जाएगा और इसके लिए कोई सिविल वाद नहीं लाया जाएगा। और अंत में फिर लिख देंगे कि भवन को ध्वस्त करने का आदेश देने से पहले ऐसे व्यक्ति को, भवन स्वामी को युक्त सुनवाई का क्या दिया जाएगा, अवसर। अब देखिए आपका बेयरेट की भाषा देखिए और अपनी भाषा देखिए कितना अंतर आ गया।
तो बातें हमने एक भी बात छोड़ी नहीं, सभी बातें समाहित भी हो गई, थोड़ा शॉर्टकट में भी हो गई, क्योंकि डायरेक्ट भाई 15 लाइन दिया है और उस हिसाब से लिखना संभव नहीं है। तो अपनी लिखवाते समय भी थोड़ा अपनी भाषा का इसमें यूज किया जाएगा। इस पर आप अपकृत विध भी जोड़ सकते हैं, टाट में भी जा सकते हैं। और वह आपको देखना है कि अगर किसी अगर किसी विकास प्राधिकरण की भूमि पर किसी व्यक्ति ने बिना इजाजत, अनुच्छेद धारा 14 के तहत बिना इजाजत कोई भवन बना दिया है, विकास प्राधिकरण नोटिस देने के बाद भवन को ध्वस्त कर देता है, तो अपकृत में यह किस मैक्सिम में जाएगा? इंजुरिया साइन डैमनम की डैमनम साइन इंजुरिया में। भाई देखिए, नुकसान तो भवन स्वामी को हुआ, लेकिन कोई कानूनी अधिकार का वायलेशन नहीं हुआ, तो पहले इंजुरिया रहता है कि डैमनम। फिर एक बार कंसेप्ट बना रहा हूँ भाई, थोड़ा स्पीड में चला गया, फिर एक बार स्लो बता रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का हनन हुआ हो, तो भले ही एक पैसे का नुकसान न हुआ हो, तो इसका मतलब कि आपका कह सकते हैं कि हाँ, आपका माने क्षति के बिना हानि, क्षति के बिना नहीं भाई, बिना हानि के क्षति। इसका मतलब कि एक पाई का उसे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके विधिक अधिकारों का क्या हुआ? उल्लंघन। तो ये एक्शनेबल है, आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। लेकिन डैमनम साइन इंजुरिया में नुकसान तो होता है, लेकिन आपके किसी विधिक अधिकार का हनन नहीं होता, तो ये एक्शनेबल नहीं है। और केस भी पढ़ते हैं आप लोग टाट में कि एक व्यक्ति था और 16 रूम बनवाया था और विकास प्राधिकरण जाकर तोड़ दिया, मुकदमा किया तो एक पैसा नहीं मिला, क्योंकि बिना अनुमति के क्या किया था वह। तो अपकृत में भी ये मामले आएंगे, याद रखिएगा, आगे बताया जाएगा। अगला देखिए खंड 2, देखिए भाई खंड 2 देखा जाए। उपधारा 1 के अधीन आदेश द्वारा, तो उपधारा 1 में कौन आदेश देता था ध्वस्तीकरण का? या तो उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी। तो फिर आइए, उपधारा 1 के अधीन आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति उसकी तारीख से, उसकी तारीख मतलब किसकी तारीख? आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर उस आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष के समक्ष अपील कर सकेगा, और अध्यक्ष अपील के पक्षकारों को सुनने के पश्चात या तो अपील मंजूर कर सकेगा या निरस्त कर सकेगा, या उपाध्यक्ष के आदेश के उलट सकेगा, या उसके कुछ हिस्से को उलट सकेगा, या परिवर्तित कर सकेगा। यानी कि उपाध्यक्ष के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होगी? पहला पॉइंट, अध्यक्ष के पास आदेश के तारीख से कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। अध्यक्ष को क्या पावर है? सब पावर है, परिवर्तित कर दे, उलट दे, मॉडिफाई कर दे, निरस्त कर दे अपील, अपील को आपका जो भी करे। यानी कि का अध्यक्ष जो चाहे सो करे, आपका एक लाइन में। अगला देखिए, तो भाई एचजीएस में प्री में ये पूछा जाता है कि भाई ध्वस्तीकरण का आदेश कौन दे सकता है? उपाध्यक्ष। इस आदेश के विरुद्ध क्या उपाय है? अपील का। कहाँ अपील होगी? अध्यक्ष के पास। आदेश के कितने दिनों के अंदर? 30 दिन। तो अगला देखिए खंड 3, अध्यक्ष उस आदेश के निष्पादन को स्थगित कर सकता है जिसके विरुद्ध अपील की गई है। इसका मतलब कि उपाध्यक्ष ने भवन गिराए जाने का आदेश दिया, तो अध्यक्ष का इस भवन गिराने जाने के आदेश पर रोक लगा सकता है कि नहीं? लगा सकता है कि जब तक हम फैसला न दे दें, तब तक इस पर क्या रहेगी? उपाध्यक्ष के आदेश पर रोक, स्टे दे सकता है एक लाइन में, यानी कि स्टे। आदेश
का निष्पादन रोका जाए। कब तक रोका जाए? जब तक कि हम कोई आदेश न दें। खंड 4 देखिए, अपील पर अध्यक्ष का निर्णय और ऐसे निर्णय के अधीन रहते हुए उपधारा 1 के अधीन आदेश अंतिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा। यानी कि अध्यक्ष ने जो फैसला सुना दिया वह फैसला फाइनल होगा और उसके बाद आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी लोग लोअर कोर्ट में तो नहीं जाते, लेकिन 226 आर्टिकल के तहत कहाँ चले जाते हैं? हाई कोर्ट। और फिर एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। तो कई बिल्डिंगें प्रयागराज की भी हैं जो ध्वस्त हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मंफोर्टगंज में भी एक दो विवादित बिल्डिंगें थी जो बिना नक्शा के पास हुई थी। एक अधिवक्ता से एक आदमी लड़ गया, जज साहब उसमें रहते थे। एक जज साहब रहते थे फ्लैट में, अधिवक्ता से 36 का आंकड़ा हो गया तो अधिवक्ता साहब हाई कोर्ट में लड़े, जीते। फिर वो अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई, सुप्रीम कोर्ट से भी जीते और बिल्डिंग को अंत में ध्वस्त किया गया। तो आपका ये है कि भाई कानून का उल्लंघन करके बनाए हैं तो कब ध्वस्त हो जाए कोई भरोसा नहीं। चल रहा है भाई राजकाज, लेकिन बाबा का जब बुलडोजर चल जाएगा तो कोई बचा नहीं पाएगा। और क्या होगा? अब टीटी वाले पेपर आउट कराए थे तो बाबा दहाड़ रहे थे कि हम क्या करेंगे इनकी संपत्ति को, बुलडोजर चल जाएगा। एनएसए तो अलग बात है। तो आपका क्या मान गए पेपर आउट वाले? तो भाई कानून का काम है अपना, अपराधियों का काम है अपना। अपराध नहीं होते तो कानून क्यों बनाया जाता? तो पहले अपराध आया कि कानून आया? तो पहले अपराध आया और तभी तो कानून। अब ये ना कहेगा कि पहले मुर्गी आई कि अंडा। ये विवाद में हमें नहीं फंसना है, आगे देखिए भाई। यानी कि हाई कोर्ट में जाते हैं लोग 226 के तहत, लेकिन और कोई न्यायालय में नहीं। जो आज अध्यक्ष के 5वां खंड देखिए, इस धारा के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट भवन को ध्वस्तीकरण से संबंधित किसी अन्य उपबंध के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके न्यूनीकरण में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अन्य किसी कानून में जो कानून लागू हो, किसी आधार पर भवन का ध्वस्तीकरण का आदेश दिया जा सकता है तो वह कानून भी साथ साथ चलता रहेगा और ऐसी दशा में उस कानून पर इस कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि अन्य अगर कानून है तो उसके तहत भी भवन को तोड़ा जा सकता है, ये तो कानून है ही। इसका मतलब ये हुआ। अब आइए, सेक्शन 28 भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये समाप्त हो गया ध्वस्तीकरण। विकास रोकने की शक्ति, यानी कि विकास रोकने की शक्ति। तो क्वेश्चन आपका ये बनता है, एक तो सेक्शन 28 से भी बनता है, फिर आपका 28 ए से भी बनता है कि कब विकास प्राधिकरण किसी अपराधिकृत विकास को यानी कि सील कर सकता है, यानी कि सील कर सकता है। तो वह तो 28 ए में है। लेकिन सबसे पहले सील न करवाया जाए, विकास कार्य को क्या किया जाए? रुकवाया जाए। देखिए पहले उदाहरण तब सही रहेगा। मान लीजिए कि आप बिना अनुमति के विकास क्षेत्र में अपना मकान बनाने लगे। तब तक आपका मान लीजिए कि मैंने 10 मीटर ऊंची दीवार खड़ा कर दिए। तब तक विकास प्राधिकरण के कर्मचारी आए और आपके विकास कार्य को यानी कि दीवार बनाने पर क्या लगा दिए? रोक। तो आखिर कैसे रोक लगाई जाएगी, क्यों लगाई जाएगी, कब लगाई जाएगी, क्या आधार होगा, रोक के बाद क्या होगा, रोका गया है तो क्या रोक तोड़वाई जा सकती है कि नहीं, इस बात का प्रावधान किस सेक्शन में? 28। तो देखिए अब आसान रहेगा, 28 अब आसान हो जाएगा। देखिए आपका
भाई आप कैसे आंसर लिखेंगे वो देखिए। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 में विकास रोकने की शक्ति का उपबंध किया गया है, जो निम्नलिखित है। पहला खंड देखिए, जहां विकास क्षेत्र में कोई विकास महायोजना या क्षेत्रीय विकास योजना के उल्लंघन में या सेक्शन 14 में निर्दिष्ट अनुमति अनुमोदन या मंजूरी के बिना, या मंजूरी तो दी गई थी लेकिन उसके निबंधन और शर्तों का उल्लंघन करके किया गया है अथवा जारी रखा गया है। अब इतना पहले समझिए, यही बात तो आपका 27 में भी थी। यानी कि जो आधार मकान को गिराने के सेक्शन 27 में थे, वही आधार आपका विकास कार्य को रोकने के किस सेक्शन में है? 28 में। आधारों में कोई अंतर नहीं है। तो फिर आप एक बार 27 देखिए, 27 में कौन कौन आधार थे? तो पहला था कि विकास क्षेत्र में जो विकास भूमि का किया जा रहा है, भवन बनवा रहे हैं, वो मास्टर प्लान के विपरीत आप बना रहे हैं। दूसरा कौन था? जोनल प्लान के विपरीत। तीसरा कौन था? तो सेक्शन 14 में अनुमति के बिना। इसके बाद चौथा कौन था? अनुमति तो आप लिए थे, लेकिन अनुमति या मंजूरी या अनुमोदन लिए थे, लेकिन उसकी शर्तों और निबंधनों का आपने क्या करके मकान बनाया? वायलेशन। तो यही बात तो आपका किस धारा में है? 28, अलग नहीं है। देखिए अगला, अनुमोदन उल्लंघन में प्रारंभ किया गया है अथवा जारी रखा गया है, वहां सेक्शन 26 एवं 27 के उपबंधों के प्रतिकूल प्रभाव के बिना। इसका मतलब ये हुआ कि धारा 26 और 27 के पर इस धारा का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि रोकने का आदेश न देकर गिराने का भी आदेश क्या किया जा सकता है? दिया जा। ये जरूरी नहीं कि रोका जाए, पहले ही किसका आदेश दिया जा सकता है? गिराने का। रोक माने आपका ये नहीं कि रोका जाए, पहले गिराने का डायरेक्ट आदेश दिया जा सकता है, लेकिन समय दिया जाएगा 15 दिन के बाद और 40 दिन के अंदर आदेश के आप गिरा लीजिए, नहीं तो उसके बाद विकास प्राधिकरण क्या करेगा? गिरा ही देगा। तो देखिए फिर आपका प्रतिकूल प्रभाव के बिना प्राधिकरण का उपाध्यक्ष। भाई देखिए हमारे बेयर एक्ट में अध्यक्ष लिखा है, अगर आपके बेयर एक्ट में अध्यक्ष लिखा रहे तो उसको उपाध्यक्ष बना लीजिए। अगर आपके भी बेयर एक्ट में अध्यक्ष शब्द यहाँ लिखा रहे तो अध्यक्ष काट कर उसको उपाध्यक्ष बना लीजिए, क्योंकि वाइस चेयरमैन बना लीजिए। इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में भाई आपका मैंने अगर आपके बेयर एक्ट में लिखा है तो सुधार कर लीजिए। देखिए, उपाध्यक्ष अथवा इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त प्राधिकरण का कोई अधिकारी, यानी कि उपाध्यक्ष धारा 27 में थे और 28 में भी कौन है? उपाध्यक्ष। याद रखिए 27 में भी थे और किस में है? 28 में भी। देखिए क्या करेंगे, या तो उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकरण का अधिकारी क्या कर सकता है? तो देखिए क्या कर सकता है, आदेश की तामील की तिथि को और से विकास को रोके जाने की अपेक्षा करते हुए आदेश दे सकेगा और तदनुसार ऐसे आदेश का अनुपालन किया जाएगा। यानी कि उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा सशक्त विकास प्राधिकरण का कोई आपका अधिकारी ऐसे विकास कार्य को मने आपका आदेश की तारीख से ही रोके जाने का क्या दे सकता है? आदेश के। अब विकास कार्य यानी कि मकान जो बनवाए हैं उतने पर ही क्या कर दीजिए?
रोक दीजिए और ऐसे आदेश का क्या किया जाएगा, पालन। दूसरा मैंने रोक दिया जाएगा। दूसरा देखिए, जहां ऐसे विकास को उपधारा 1 के अधीन किए गए आदेश के अनुसार नहीं रोका जाता, तो भाई अब क्या होगा? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि विकास कार्य तो रोका ही नहीं गया और उपाध्यक्ष ने क्या किया था? रोकने का आदेश दिया था। तो उपाध्यक्ष अब पुलिस का सहारा लेंगे और पुलिस से कहेंगे कि हमारे आदेश का क्या कराइए, पालन। क्योंकि उपाध्यक्ष जाएंगे तो हो सकता है कि जो मकान बनवा रहे हैं ईंट पत्थर से सामना हो जाए और क्या लोग चलाने लगे। कई जगह बवाल हो जाता है और लोग औरतों को आगे कर देते हैं कि जाकर ईंट पत्थर चलाओ, मैंने चलाओ और जाके क्या करो इन पर। मैंने हमारे जहाँ में रहते हैं ऐसा ही बवाल हुआ था बिजली विभाग वालों से। मैंने हमारे मकान मालिक ने अपनी पत्नी को आगे कर दिया कि जो काट रहे हैं जाकर ये बिजली, जाकर सीढ़ी गिरा दो, उनकी गाड़ी पकड़ लो। पूरा हंगामा मचा था, होता रहता है हंगामा। तो आपका ईंट पत्थर चलने लगे तो इसलिए अच्छा है कि किसकी सहायता ली जाए। तो बताइए, अगर ऐसा व्यक्ति आदेश का पालन नहीं करता तो किसकी सहायता द्वारा आदेश का पालन करवाया जाएगा? तो उसी प्रावधान को अब समझना है लीगल भाषा में। ये तो आप जान ही गए कि पुलिस द्वारा। देखिए खंड 2 भाई, अब जहां ऐसे विकास को उपधारा 1 के अधीन किए गए आदेश के अनुसार नहीं रोका जाता है, वहां प्राधिकरण का उपाध्यक्ष या अधिकारी किसी पुलिस अधिकारी से ऐसे समय के भीतर जैसे माने अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट किया जाए, उस व्यक्ति को जिसके द्वारा विकास प्रारंभ किया गया है तथा उसके सभी सहायकों और कर्मचारियों को विकास के स्थान से हटाने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसा पुलिस अधिकारी ऐसी अपेक्षा का पालन करेगा कि अपालन करेगा, पालन। यानी कि किसकी सहायता ली गई कि सबको यहाँ से हटाया जाए ताकि विकास कार्य न हो। तो यहाँ देखिए व्यवहारिक क्या होता है भाई। विकास प्राधिकरण पुलिस की सहायता लिया, पुलिस गई, विकास कार्य को रोक दी और सारे कर्मकारों यानी कि लेबर सेबर को क्या की? भगा दी। या जाओगे तो क्या करेंगे? जेल में बंद कर देंगे, फिर से यहाँ दिखाई न देना और भाग जाओ, यहाँ से भगा देती हैं। अब यानी कि पुलिस इन्वॉल्व हो गई तो कुछ खाएगी तभी तो आपका आगे बढ़ेगा काम। तो अब दो जगह मैनेज करना पड़ेगा। एक विकास प्राधिकरण को मैनेज करिए और इधर किसको? पुलिस को। दोनों अब जगह, अभी तक तो विकास प्राधिकरण को ही देना था, अब किसको देना पड़ेगा? पुलिस को भी। तब जाके क्या होगा? आपका मैंने विकास रोक दिया जाता है 5 दिन, 1 हफ्ता, 4 दिन लोग रोक देते हैं। खूब दौड़ते हैं। अब आपका मकान बनाने के लिए नहीं, जुगाड़ के लिए। और जैसे ही बड़ा जुगाड़ मिल जाएगा तो जुगाड़ी भी कुछ खाएगा। जैसे कि आप 20,000 दिए तो 10,000 जुगाड़ वाला खाया, 5,000 आपका उपाध्यक्ष खा लिए और 5,000 पुलिस खा ली। तब होगा कि विकास कार्य शुरू कराइए। अब कौन बोलने वाला है भाई? लेकिन विकास कार्य तो अवैध ही है, जब चाहे सरकार क्या करे, तोड़ दे। तो अगला देखिए आपका पुलिस बीच में आ गई। तीसरा खंड देखिए, उपधारा 2 के अधीन अध्यपेक्षा का अनुपालन किए जाने के पश्चात प्राधिकरण का उपाध्यक्ष लिखित आदेश के द्वारा पुलिस अधिकारी अथवा प्राधिकरण के अधिकारी या कर्मचारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास कार्य जारी नहीं है, स्थल की निगरानी के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा। यानी कि उपाध्यक्ष पुलिस से कह सकेगा या अपने ही कर्मचारियों से कि जहां विकास कार्य रोका गया है समय समय पर जाकर क्या करते रहो? निरीक्षण करते रहो, कहीं रात में तो नहीं काम करा रहा है, दिन में नहीं। तो जा जा के देखते रहो, फोटो वोटो भी खींच लेते हैं। कई बार बवाल हो जाता है भाई ज्यादा। खंड 4 देखिए भाई, उपधारा 1 के अधीन आदेश के अनुपालन में माने विफल रहने वाला व्यक्ति
प्रत्येक दिन के हिसाब से दंड का भागी होगा। जब तक अनुपालन होता है तो आपका नहीं, जब तक वह अनुपालन नहीं होता यानी कि पालन नहीं होता तो एक दिन का कितना जुर्माना लगेगा? 200 रुपया, यानी कि आदेश दे दिया गया और उसके बाद 5 दिन और काम कराया जानते हुए, तो 5 दिन का, एक दिन का कितना रुपया जुर्माना? 200। तो 2 5 10 यानी कि 1000 और दो। नहीं रोके हो तो कितना? याद रखिए, प्रतिदिन के हिसाब से कितना? 200। खंड 5 देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा किसी छत के लिए जो उसे धारा 27 के अधीन किसी विकास कार्य को हटाने अथवा कह सकते हैं इस धारा के अधीन विकास कार्य रोकने के परिणाम स्वरूप हुई है, तो वह व्यक्ति मुआवजा पाएगा कि नहीं? नहीं पाएगा। अब सिविल बात क्या भाई, तुम गलत कार्य कर रहे थे, तुम्हारा विकास कार्य क्या किया गया? रोक दिया गया। खंड 6 देखिए, बस 6 यही है कि भाई अन्य किसी कानून में अगर भवन निर्माण रोकने का प्रावधान है तो ये कानून भी लागू होगा और उस कानून के तहत भी भवन निर्माण को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। अब आइए 28A। देखिए आपका विकास प्राधिकरण अपराधिकृत विकास को सील करने की शक्ति। अब आइए, अगर कोई व्यक्ति, पहले सामान्य भाषा में समझिए तब छोटा ही बैरिक्ट है। अगर कोई व्यक्ति बिना मंजूरी के कोई जमीन पर विकास कार्य कर लिया है या कर रहा है तो विकास प्राधिकरण उसको सील कर सकता है। तो सील करने में होता क्या है कि अगर मकान बन गया है तो विकास प्राधिकरण गेट में ताला लगा देगा। ताला लगाकर आप लोग देखते हैं कि कपड़ा लपेटा जाएगा, उस पर लिखा जाएगा पूरा माने आदेश उदेश संख्या डेट ओट, और अंत में उस पर क्या मार दी जाएगी? मुद्रा। सील हो गया, यानी कि मकान क्या हो गया? सील। देखें कि नहीं? कभी जाकर देखिएगा, शहर में कई ऐसे मकाने हैं जहाँ की कपड़ा ताले पर लटका लपेटा गया है। अब कई मकानों में तो मिट भी गया है कपड़ा पर लिखा हुआ, और एक क्या लगी रहती है? सील। मैंने सील मतलब कि आपका उस पर चिपकाया भी जाता है कि जैसे कि आपका बिजली विभाग है, सील लगी रहती है। अगर सील तोड़ दिए इसका मतलब कि आप छेड़छाड़ किए हैं। तो भाई आपका मैंने लोग मैंने कह सकते हैं छेड़छाड़ करते ही हैं। कभी बाईपास चला लेते हैं तो कभी डिवाइस लगाकर मीटर ही स्लो कर देते हैं। अब तमाम आ रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग वाले भी जानते हैं, लेकिन वही है कि आपका सब कार्यधार चल रहा है। जितने डिवाइस हैं, बाईपास हैं, बिजली चोरी है, सब तो जानते हैं कि कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है, लेकिन फिर भी सब क्या है? शांत हैं। लेकिन देखिए, अपराधिक अपराधिकृत विकास को सील भी करवा दिया जाए तो धारा 28 में देखिए भाई, यथास्थिति उपाध्यक्ष या उसके द्वारा सशक्त प्राधिकारी धारा 27 या 28 के अधीन किसी विकास को हटाने या रोकने के आदेश देने के पूर्व या पश्चात किसी समय इस अधिनियम के उपबंधों को लागू कराने के लिए विकास क्षेत्र में किसी विकास को सील करने का आपका निर्देश करते हुए आदेश दे सकेंगे कि इस विकास कार्य को क्या किया जाए? सील कर दिया जाए। इसके बाद जहां कोई विकास सील किया गया है तो वहां उपाध्यक्ष या इस निमित्त सशक्त अधिकारी ऐसे विकास को ऐसे विकास को हटाने या रोकने के प्रयोजन के लिए सील को हटाने का आदेश दे सकता। मैंने सील किया गया तो विकास को ध्वस्त करने के लिए क्या किया जा सकता है? सील हटाकर और गिरा दीजिए मकान। अगला तीसरा देखिए, कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष या उसके द्वारा आपका माने सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के सिवाय ऐसी सील को क्या हटाएगा कि नहीं? नहीं। अब विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष आदेश दे तभी सील तोड़िए, अन्यथा सील तोड़ना क्या होगा? दंडनीय। उपधारा 1 या 2 के अधीन दिए गए आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति
अब आदेश की तारीख से 30 दिन के अंदर कहाँ अपील कर सकता है? अध्यक्ष के पास। माने अगर आपका सील करने का आदेश दिया गया है तो जिस दिन आदेश दिया गया उसके कितने दिन के अंदर आप अपील करेंगे? 30 दिन। कहाँ करेंगे? तो अध्यक्ष जो करे, चाहे सील को बरकरार रखे, सील को तोड़ दो अलग बात है, उससे मतलब नहीं है। इसके बाद आपका धारा 29-30 कंपनियों द्वारा भी नहीं पूछा जाता। इसके बाद आपका ये तो भाई प्रशमन भी नहीं पूछा जाता, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बीच में बनता है। एक ये क्वेश्चन बनता है कि विकास प्राधिकरण कौन कौन से आपका माने टैक्स वसूल सकता है, लगा सकता है, तो ये अलग हम बताते हैं क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। माने कौन कौन टैक्स लगा सकता है ये अलग से हम बताएंगे, कई धाराएं एक साथ चलेगी। देखिए भाई, अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, सामान्य क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब जो आपका क्वेश्चन आएंगे, विकास को रुकवा भी दिया आप, इसके बाद आपका अपील भी हो गई। देखिए अगला भाई सेक्शन 52 निकालिए, उसके बाद वो क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन कल हम छांट कर लाएंगे और तब दो कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने छांट कर हम लाएंगे और अच्छे से देखकर इसके बाद आगे क्वेश्चन एक निकाला जाए। तो जो दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कल समाप्त हो जाएगा लेक्चर हमें लगता है, 3 क्वेश्चन और बचेगा। क्वेश्चन ये है कि विकास प्राधिकरण किन किन मामलों में कर लगा सकता है और उसको वसूल सकता है। तो पथ कर हुआ, सुख सुविधा हुआ इत्यादि, वो हम बताएंगे। यानी कि उसको 7-8 धाराएं एक साथ कोरिलेट करके पढ़नी है। और जब भी मेंस में लिखिएगा तो आपका पूरा अगर क्वेश्चन आता है तो भाई 6-6 7-7 लाइन सबको लिखना पड़ेगा। तो 8-10 धाराओं में बिखरा पड़ा है बीच की, उसकी कल हम बताएंगे कि कितना टैक्स लगा सकता है, किस किस पर टैक्स लगा सकता है, वसूल सकता है, टैक्स कैसे वसूला जाएगा। लेकिन आइए आपका सेक्शन 52 निकाल लीजिए और सेक्शन 52 में आपका 52 निकालिए भाई, यहाँ से देखा जाए पहले। अब आपका एक नियम बनाने की भी शक्ति प्राधिकारी भी पूछा जा रहा है। देखिए सेविंग क्लाज दिया गया है। सेविंग क्लाज का मतलब व्यावृत्ति खंड। व्यावृत्ति खंड माने वचत खंड कहा जाता है। वचत खंड का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे कार्य सेक्शन 52 के तहत दिए गए हैं जिन कार्यों को करना मास्टर प्लान या जोनल प्लान यानी कि महायोजना या क्षेत्रीय विकास योजना का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर 52 वाला कार्य आप शहर में करते हैं तो ऐसी दशा में यह नहीं माना जाएगा कि आपने महायोजना या क्षेत्रीय या आंचलिक परियोजना का उल्लंघन किया। तो प्रश्न देखिए कैसे बनते हैं मेंस में। मेंस में ये बनता है कि वह कौन से कार्य हैं जिससे महायोजना या क्षेत्रीय विकास योजना का उल्लंघन नहीं होता है। तो आपका जवाब रहेगा कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 52 के तहत उन कार्यों का उल्लेख किया गया है जिनको करना महायोजना या क्षेत्रीय विकास योजना का अतिक्रमण या उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये विकास कार्य निम्नलिखित है।
अब एक एक करके लिस्ट वहीं याद करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। देखिए पहला, किसी भवन के रख रखाव, सुधार अथवा अन्य परिवर्तन के कार्य को कार्यान्वित करने हेतु जो ऐसा कार्य है जो मात्र भवन के आंतरिक भाग को प्रभावित करता है अथवा जो भवन के बाहरी स्वरूप को तात्विक रूप से यानी कि मुख्य रूप से प्रभावित नहीं करता। अब नाली खराब हो गई अंदर या पाइप इधर से उधर से लगा रहे हैं तो ये सामान्य कार्य आप घर के अंदर कर सकते हैं। रोज रोज विकास प्राधिकरण दौड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बाहर भी कर सकते हैं। लेकिन जो मॉडल में मुख्य रूप से परिवर्तन है, मैंने थोड़ा बहुत आपका सहायक परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन घर के बाहर के मॉडल को पूरी तरह बदल नहीं सकते। ये कल हम बताएंगे इसको भी भाई, आपका रेस्ट ले लीजिए तो संविधान चलेगा। थोड़ा और इसको कोरिलेट करके बताना पड़ेगा क्योंकि हल्का सा अभी मिस हो रहा है कुछ बातें, तो भाई जबरदस्ती ना पढ़ाया जाए। तो आपका अभी 15 मिनट बाद भाई कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। एक दो दिन में हम शेड्यूल आपको सही करते हैं, एक दो दिन ही बस। कल या कल से तो नहीं, परसों से सही हो जाएगा ताकि जे का बैच भी भाई चले। और भाई आप लोग जितना पढ़ाया गया है दोहराना शुरू कर दीजिए। जो जूरिस्प्रूडेंस हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया है, आपका टीपीए प्री के लिए पढ़ा ही दिया गया है, वीडियो है ही, यानी कि अभी से शुरू कर दीजिए, सिलेबस ज़्यादा है जे में।